हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई अकेडमी एंड माय नेम इज वसीम चौहान। जैसे कि आप जानते हो कि हम एक सीरीज स्टार्ट की है हमने, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है नीट और जेई एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम जो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं हम उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसको ऑब्जर्व करना है। ऑक्सीजन का एटम दिया है गैसियस स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, O2 नेगेटिव एक आयन फॉर्म करता है। ऐसा करने पर जो उसके एंथैल्पी में चेंज आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दी है वो ये वैल्यू पॉजिटिव दी है ना। तो आपसे पूछा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू का रीजन क्या है। नॉर्मली क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला प्रोसेस जो है वो नॉर्मली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया है और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तभी तो ये वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आई ना। तो पूछा है कि ये पॉजिटिव क्यों आई है, ठीक है। तो देखो, जैसे हमने स्टार्ट किया उसको ऑक्सीजन से और ये गैसेस स्टेट में होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसने जब गेन किया तो बेटा वहां पर उसने एक आयन फॉर्म किया है, O नेगेटिव आयन, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रोसेस है वो कैसा है, तो यहाँ पर हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ये जो प्रोसेस है वो होगा एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसको देना है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए O नेगेटिव आयन अब आएगा। तो O नेगेटिव आयन ने सेकंड इलेक्ट्रॉन को गेन किया और यहाँ पर उसने O2 नेगेटिव का आयन फॉर्म किया है। अब एक बात यहाँ से ऑब्जर्व करनी है, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है वो नेगेटिव आयन ही कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए आसान नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन करे तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है यहाँ पर, है ना। इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरा प्रोसेस है O नेगेटिव से O2 नेगेटिव बनने की जो कहानी है बेटा वो एंडोथर्मिक है, मतलब वहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर इन दोनों जो हीट मेरे पास में या जो एनर्जी है इनकी वैल्यू को मैं देखता हूं, इनका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो ये ऊपर वाली वैल्यू कम है और ये नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, मतलब यहाँ हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है और हीट कम रिलीज हुई है। तो नेट जो यहाँ पर टोटल आपको मिलेगा वो वैल्यू पॉजिटिव में ही मिलने वाली है, ठीक है। तो आई होप के अब यहाँ से आप सही ऑप्शन को सही मार्क कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है कि हमने O नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो बी ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो उसने क्या बोला है आपसे, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू O नेगेटिव आयन, ठीक है। तो खैर इसका आंसर था बी। बेटा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो। तो ये पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। पीरियड 2 के एलिमेंट्स अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप बताते हो कि सर मतलब यहाँ पर हम अभी जो है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। तो पीरियड 2 में भैया पी ब्लॉक में पहला एलिमेंट बोरॉन, फिर कार्बन बेटा, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन और फिर आता है फ्लोरीन, हेलोजन आ जाएंगे, है ना। फिर हम बात करते हैं पीरियड 3 के एलिमेंट्स के बारे में। तो बोरोन के नीचे होता है एल्यूमिनियम और यहाँ पर होते हैं Si, और भाई यहाँ पर होते हैं फॉस्फोरस, यहाँ पर होते हैं S और यहाँ पर मेरे पास होते हैं क्लोरीन। ये हमने पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स को ड्रॉ कर दिया है, ठीक। अब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करना है। आप ये बिल्कुल याद रखना कि पीरियड 2 से पीरियड 3 की तरफ मैं जब नीचे जाता हूं, डाउन 2 ग्रुप मूव करता हूं, बस पीरियड 2 से पीरियड 3, तो पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है। हाँ, अगर मैं और नीचे जाऊंगा तो फिर लगातार वैल्यू कम होती जाएगी। जनरल ट्रेंड तो ये होता है ना कि डाउन 2 ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो डिक्रीज होती है और पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि पी ब्लॉक में पीरियड 2 और पीरियड 3 को ऑब्जर्व करोगे तो ट्रेंड थोड़ा सा उल्टा हो जाता है ना। तो आपको याद ही रखना है कि अगर कोई पूछे कि बोरोन और एल्यूमिनियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, तो आंसर होगा एल्यूमिनियम। वैसे ही कार्बन और सिलिकॉन में Si की ज्यादा होती है एंड लाइकवाइज फॉस्फोरस की ज्यादा, फिर भाई सल्फर की ज्यादा और यहां पर देखोगे तो क्लोरीन की ज्यादा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर इनके नीचे वाले पीरियड्स के एलिमेंट आएंगे तो ये ट्रेंड हमारे पास में डिक्रीज होता चला जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। जैसे आप ऐसे हम हेलोजन की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो हेलोजन में ऊपर आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और बेटा फिर आता है आयोडीन। एस्टेटाइन नीचे आता है लेकिन वो रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसको हम लिखते नहीं है ना। चलो, अब अगर इनमें सब में पूछूं मैं भाई कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो भाई पीरियड 3 वाला एलिमेंट सबसे ऊपर आएगा।
मतलब यहाँ पर बेटा क्या आने वाला है, क्लोरीन। क्लोरीन से नीचे जो मतलब क्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की होगी। अब जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा ब्रोमीन और बेटा यहाँ पर आएगा आयोडीन। ठीक है, तो उसको याद रखना। अब हमें एग्जैक्टली कुछ और बातें भी करनी है इसमें। अब मैं अगर बोरोन से कार्बन में कंपेयर करता हूं तो किसकी ज्यादा होगी, तो मैं बता चुका कि पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो बोरोन और कार्बन में कंपेयर करेंगे तो कार्बन की ज्यादा होगी। कार्बन नाइट्रोजन में कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक एक्सेप्शन आएगा, उसको मैं अभी छोड़ देता हूं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखोगे तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखोगे तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी। वैसे ही Al और Si की बात करेंगे तो बेटा Si की ज्यादा होगी। फिर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा, उसको छोड़ दो। फॉस्फोरस और S में देखोगे तो S की ज्यादा होगी, और सल्फर और क्लोरीन में देखोगे तो क्लोरीन की ज्यादा होगी। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ ये दो जो प्लेस मैंने छोड़ दिए थे, इनके बारे में कुछ बात कर लेता है। ठीक है, तो खैर आइए देखो, नाइट्रोजन और ये जो फॉस्फोरस है ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। आपको याद होगा ये होता है 2p3 और बेटा ये होता है 3p3। p3 मतलब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उनकी जो एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन को लेकर वो कम है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है अपने आसपास वाले एलिमेंट से कम होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से भी कम है और ऑक्सीजन से भी क्या है, कम। वैसे ही अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूंगा तो फॉस्फोरस भी हाफ फील्ड होने की वजह से जो Si है उससे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शो करता है और S से भी कम शो करता है। ठीक है, ये ट्रेंड को याद रखना बढ़िया से। अच्छा, कुछ और बातें भी हुई है इसमें। अभी हमें एग्जैक्टली यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है कि अगर डायगोनली पूछेंगे तो इनमें क्या रिलेशन है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या रिलेशन है। देखो, अगर बोरोन और Si में पूछूंगा तो Si की ज्यादा होगी। कार्बन और फॉस्फोरस में पूछूंगा तो देखो फॉस्फोरस फिर दोबारा से मेरे पास में हाफ फील्ड आ गया है ना, तो हाफ फील्ड वाले की जो एफिनिटी कम होती है, तो कार्बन और फॉस्फोरस में देखोगे तो कार्बन की ज्यादा होगी। नाइट्रोजन और सल्फर में देखोगे तो यहाँ पर S की ज्यादा होगी, डायगोनली भी, क्योंकि हाफ फील्ड हो गया ना ये तो। और अगर मैं पूछता हूँ ऑक्सीजन और क्लोरीन के बारे में तो यहाँ पर किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी। अब डायगोनल दूसरा भी हम बना लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर बेटा चलिए ये पूछता हूँ कि एल्यूमिनियम और कार्बन में किसकी ज्यादा होगी, तो आप बताओगे सर कार्बन की ज्यादा होगी। Si और नाइट्रोजन में फिर नाइट्रोजन और Si आ गया है ना, तो हाफ फील्ड होने की वजह से बेटा यहाँ पर इस बार किसकी ज्यादा हो जाएगी, Si की ज्यादा हो जाएगी। फिर फॉस्फोरस और मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो हाफ फील्ड होने की वजह से फिर दोबारा से ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी, और सल्फर फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होगी। ये बेहतरीन सा एक ट्रेंड है, सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में यहीं से आएंगे, आपके लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो बार बार और फिर सारे क्वेश्चन आप यहाँ से इसके टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो भैया ऑप्शन 1 को देखो, ये तो हेलोजन आ गए सारे, और हेलोजन में इसने यहाँ पर देखो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए था फ्लोरीन, तो उसका मतलब गलत हो गया है। ऑप्शन बी को ध्यान से देखो, Cl की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो S से ज्यादा है। Cl देखो यहाँ पर था, S यहाँ पर था, ज्यादा है, एरो S आ रहा है, तो मतलब यहाँ तक ठीक है। S की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी O से ज्यादा है, भाई S यहाँ पे था, O पर था, बिल्कुल ज्यादा है, यहाँ तक भी ठीक है। ऑक्सीजन की ज्यादा है फॉस्फोरस से, ऑक्सीजन की ज्यादा है फॉस्फोरस से, बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि कैसा था, डायगोनल था, तो मतलब बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सी पे आते हैं भाई। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। फ्लोरीन देखो यहाँ पर है, बिल्कुल है ना, ज्यादा है। फिर ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से, ऑक्सीजन की ज्यादा कार्बन से, बहुत दूर है कार्बन, तो बिल्कुल ज्यादा होगी। और कार्बन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, कार्बन की ज्यादा ना, बिल्कुल सही है, तो मतलब ये सी भी बिल्कुल ठीक है। डी को ध्यान से देखो, कहता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फोरस से ज्यादा है, तो भाई यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ फॉस्फोरस, देखो दोनों एरो लगातार आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो सल्फर से ज्यादा है, अरे यहाँ पे इसमें थोड़ा सा गलत ऑर्डर दे दिया है ना। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है भाई, फॉस्फोरस तो हाफ फील्ड होने की वजह से कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है, और यहाँ पर इसने दे दिया है कि फॉस्फोरस की ज्यादा है, तो ये गलत हो गया है। तो मतलब इसमें दो ऑर्डर आपके लिए करेक्ट हैं। तो अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, आपको याद करना है बार बार। चलिए बेटा फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहता है विच इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से कम है, और फिर उसने बात की है कि ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की, और फिर यहाँ पर दिया क्या, एल्यूमिनियम। देखो एक बात सुनो ध्यान से,
इन दोनों लास्ट के एलिमेंट को आप ऑब्जर्व करोगे तो क्लोरीन और एल्यूमिनियम पीरियड 3 से बिलोंग करता है, और पीरियड 3 में अगर हेलोजन आ रहा है तो हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरे पास सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो ये वाला गलत हो गया है। वैसे एक बार ना आप डी ऑप्शन को देख लो, इसमें भी यहाँ मेरे पास में क्या था, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन हेलोजन ज्यादा एफिनिटी शो करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसको गेन कर लें, है ना। तो मतलब ये भी गलत हो गया है। अब हमें जो दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं उनमें से हमारा सही आंसर को चूज करना है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। अभी प्रीवियस पेज पे पढ़ा था हमने कि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होने की वजह से ऑक्सीजन से कम शो करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है, ये गलत हो गया है। तो आपका बेटा आंसर होने वाला है यहाँ पर सी, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट प्रीवियस पेज पे थे, आप वहां से इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करना है। उसने बोला कि भाई सोडियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब ये होगा कि Na से जब हमने वहां पर फॉर्म किया Na+, मतलब हमने क्या किया कि सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है, तो एटम को रिलीज करने के लिए वहां पर हमें उसको हीट करना पड़ता है। तो जो वैल्यू आपको मिली है वो कितनी है, यहाँ पर 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। जो Na से Na+ बनाने के लिए एनर्जी आपने सप्लाई की है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसने इसको रिवर्स करने के लिए आपसे कहा है कि मान के चलो कि अगर Na+ फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, और बेटा उसने वहां पर Na फॉर्म कर लिया है, तो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी, अरे सेम ही तो होती है, बस जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो इस केस में जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने वाली है बेटा वो होगी मेरे पास में 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये कैसे होगी, नेगेटिव, माइनस में। सो द आंसर विल बी बी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उसने पूछा था कि जब फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो कम होती है, या ये था कि जो हमारे पास में क्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है, इसके रीजन के बारे में मैंने शायद आपको बताया आज कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत कम होता है, वो छोटा होता है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर भी लेगा तो वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि क्लोरीन का साइज जो है वो फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना इजी होता है, ठीक है। सो इसके बेसिस पर मतलब आंसर होगा डी, स्मॉलर साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम। बेटा उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये भी हेलोजेंस के बारे में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2020 का। आपसे पूछा था कि इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है, आपको बताना है कि इनसे मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखो हेलोजन में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है उसका जो मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वो क्लोरीन का होता है, और क्लोरीन यहाँ पर सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन में सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वही आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू वो हमें लास्ट में है डी ऑप्शन में सेकंड नंबर पे, इसलिए आंसर में होगा यहाँ पर डी। उसके बाद बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्योरी के बेसिस पर एक कंपाउंड आपको यहाँ पे गिवन है OF2, इसका नाम बताना है कि IUPAC नेम क्या हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थ्योरी के बेसिस पर जब हम किसी भी कंपाउंड के नेमिंग के बारे में बात करते हैं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उसका नाम पहले आता है, और उसके बाद बेटा मेरे पास में यहाँ पर क्या आता है, वेरिएबल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, और लास्ट में हमें वहां पर आइड एक सफिक्स की तरह ऐड करना पड़ता है। तो अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हम बात करें कि कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आंसर विल बी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आएगा पहले, और दो था फ्लोरीन के बाद तो डाई, तो नाम हो जाएगा इसका ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, और ऐसा जो ऑप्शन मुझे लग रहा है वो बेटा है सी। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम नेमिंग की कोशिश करते हैं तो ये पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फ्लोरीन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट दिए हैं और उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 और 2.1 दी है आपको रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछा था कि जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है, कंपाउंड बन गया है, तो उसमें आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज क्या है, ठीक है। मतलब ये आपके पास में यहाँ पे क्या HF है, HF जब बना है तो इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर्स होंगे, उसका परसेंटेज। हेनरी स्मिथ ने एक इक्वेशन दी है ना, जब भी हमें किसी कंपाउंड में वेरी वेल आयनिक कैरेक्टर के परसेंटेज फाइंड आउट करने होते हैं तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला। यहाँ पे मेरे पास में क्या होता है 1.6 इंटू डेल्टा एक्स, और आपको ऐड करना पड़ता है इसमें वेरी वेल 3.5, और बेटा यहाँ पर डेल्टा एक्स का स्क्वायर होता है और मोड लगा देते हैं वैसी रोशन। अब यहाँ पर एक नोटेशन है कि डेल्टा एक्स क्या है, ये जो दो एलिमेंट यहाँ पर है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना। तो डेल्टा एक्स जो है वो यहाँ पर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो ये आएगा 1.6। और डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो, इन दोनों को माइनस कर दो ना आप, यहाँ पर आपने इसको माइनस किया तो आपको मिलेगा 1.9, और यहाँ पर बेटा ये होगा 3.5, और डेल्टा एक्स मतलब इसी का स्क्वायर करो, तो आपने इसको स्क्वायर किया तो ये आएगा 1.9 और इंटू वेरी वेल 1.9। इसको सोल्व करोगे पूरा आप, तो सोल्व करने पे ये जो वैल्यू आपको मिलने वाली है बेटा, वो मिलने वाली है वेरी वेल 43%। ठीक है, तो ये HF में जो हमारे पास में क्या थे, HF में जो आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज है। अगर आपसे HCl के बारे में पूछे कि HCl में आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज कितना होता है, तो भी आप याद रखना कि उसकी जो वैल्यू मेरे पास में होती है बेटा, वो है 17.235%, और HBr में देखेंगे तो इससे भी कम आएगी। एक ट्रेंड भी आपको याद रखना है कि HF, HCl, HBr डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज लगातार कम होता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। उसने पूछा था कि कुछ क्वांटिटी आपको गिवन है, तो वहां पर आपको ये बताना है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का किन पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। देखो मतलब ये ऐसा है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी हैं जो डिपेंड करती हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ लेना देना नहीं है कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। जबकि अगर मैं इलेक्ट्रोनेफिनिटी की बात करूंगा और आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करूंगा, ये दोनों डिपेंड करती हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में बात कर चुके हैं। सो द आंसर विल बी सी। और बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कुछ यहाँ पर ऑर्डर आपको दिए हैं कुछ कंपाउंड्स के, और वहां पर उनकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है ये बताना है। देखो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आप याद रखना कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, और अगर मैं एक पीरियड में लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब ऑप्शन में ध्यान से देखो, लिथियम था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स गिवन है, तो लिथियम से रुबिडियम तक जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो मतलब जो हमारे पास में ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे, ये भी क्या है, BeMgCa, Sr, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये भी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास में बढ़ेगी, मतलब बी भी सही है। और सी को ऑब्जर्व करो, K2O, Ca और Ga2, इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास में एक पीरियड से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, और पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमारे पास में क्या होती है बेटा, कम होती जाती है। ठीक है, तो ये भी सही था, तो आंसर विल बी डी। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस थे वो आप ठीक से समझ पाए। जो इन क्वेश्चन से पे बेस्ड कॉन्सेप्ट थे उनको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवाइज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।